हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। तो आज हम 2 अप्रैल के सारे करेंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज की क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे पता चलेगा कि आज का करंट अफेयर्स और कल का करंट अफेयर्स, मतलब लास्ट जो करंट अफेयर्स हुआ था वो आपको कितना समझ में आया है। तो दोनों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज आपको साइंस और टेक से रिलेटेड न्यूज़ और इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो ज़्यादा मिलेंगी। एक एक करके उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बेसिकली जो ऑटिज्म बीमारी होती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड होती है, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसके लिए 2007 में रेजोल्यूशन पास किया था और 2008 में पहली बार वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को मनाया गया। तो यहाँ पर इतनी बातें आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा 2 ही क्वेश्चन कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? तो थीम हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। ये इसकी थीम यहाँ पर है। अब पहली बार ऐसा हमारे करंट अफेयर्स में हो रहा है कि आज के दिन हमें केवल और केवल एक ही पर्सन के बारे में बात करनी है। ज़्यादा पर्सन आज न्यूज़ में नहीं है, केवल एक ही पर्सन के बारे में हमें बात करनी है, जो कि है इंजीनियर अमित क्षत्रिय। इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासा मून टू मार्स प्रोग्राम। तो नासा के चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक इंडियन अमेरिकन है, भारतीय है, ये भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, अमित क्षत्रिय, और इन्हें लीड इंजीनियर बनाया गया है मून टू मार्स प्रोग्राम का, और ये अपॉइंटमेंट नासा ने की है। ठीक है, क्योंकि नासा यहाँ पर बहुत जल्दी मंगल ग्रह पर 4 लोगों को भेजने वाला है। ठीक है, ह्यूमन कैन नाउ लिव ऑन मार्स। तो मंगल ग्रह पे अब इंसान पहुंचने वाले हैं, वो वहां पे जाके फार्मिंग करेंगे, कल्टीवेशन के अलावा और भी ज़्यादा एक्टिविटी वहां पर करेंगे। तो आइए ये कब मिशन भेजा जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो नासा टू सेंड 4 ह्यूमन टू लिव ऑन मार्स फ्रॉम जून 2023। तो जून 2023 में नासा जो है वो 4 लोगों को ट्रेनिंग इसने दी है। 4 लोगों को ये मंगल ग्रह पे भेजेगा रहने के लिए। मंगल ग्रह पे भेजेगा रहने के लिए 4 लोग यहाँ मंगल ग्रह पे रहेंगे और मंगल की जो सरफेस है, जो मार्स की सरफेस है, उसको एक्सप्लोर करने का काम करेंगे। इसके अलावा नासा यहाँ पे एक सैटेलाइट भेज रहा है जिसका नाम है इनसाइड लैंडर। एक सैटेलाइट भेजेगा, सैटेलाइट में क्या होगा? इनसाइड लैंडर होगा, एक रोबोटिक्स हेलीकॉप्टर होगा, ठीक है, जिससे मार्स की स्टडी करने में हमें सहायता मिलेगी और अलग अलग नए पैरामीटर को इन्वेस्टिगेट करने में, खोजने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे जो क्रू मेंबर भेजे जा रहे हैं, मतलब ये 4 लोग जो मंगल ग्रह पे भेजे जाएंगे, कई सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो स्पेस वॉक भी करेंगे, क्रॉप का ग्रोथ भी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाएंगी। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है और विल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम के बारे में। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड का और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जहां पर अभी आईपीएल का मैच खेला गया था, राइट। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम टू बी बिल्ड इन जयपुर। तो भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम जो है तैयार किया जा रहा है जयपुर में। कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? जयपुर में। और इस पूरे स्टेडियम की जो सिटिंग कैपेसिटी होगी वो 75,000 लोगों की यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा हम डिटेल में कर लेते हैं। तो जयपुर टू गेट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नेम्ड आफ्टर अनिल अग्रवाल। तो इस स्टेडियम का नाम क्या होगा? इस स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर में है। अब अनिल अग्रवाल नाम क्यों रखा? कोई स्पोर्ट पर्सन है जिनके नाम पे ये रखा? तो ऐसा नहीं है। बेसिकली जो आपका स्टेडियम है, ये जो क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, ये वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में MOU साइन हुआ है और ये दोनों मिलके जो है वर्ल्ड का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जयपुर में। ठीक है, वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ही वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जो हैं वो अनिल अग्रवाल रहे हैं और उनके नाम पर ही इस मतलब क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने 300 करोड़ रुपए इस स्टेडियम में इन्वेस्ट करने की बात की। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि कोई कॉर्पोरेट 300 करोड़ रुपए यहाँ पर स्टेडियम बिल्ड करने के लिए या स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए दे रहा है। ये जो स्टेडियम जयपुर में तैयार होगा इसका नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा और लगभग 100 एकड़ की ज़मीन में 75,000 सिटिंग कैपेसिटी का ये स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। इन द टर्म ऑफ साइज ऑफ प्लेइंग फील्ड एरिया दिस स्टेडियम विल बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो आपकी प्लेइंग फील्ड है जहाँ पर मैच खेला जाता है उसके साइज के हिसाब से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये भारत का दूसरा और वर्ल्ड का तीसरे नंबर का बड़ा स्टेडियम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टेडियम। तो अभी क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी आप देखेंगे सिटिंग कैपेसिटी 1,32,000 लोगों की है। फिर आपको यहाँ पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी कैपेसिटी भी 1 लाख लोगों की है। और अब ये जो बन जाएगा जब अनिल अग्रवाल वाला, तो ये थर्ड हो जाएगा जिसकी कैपेसिटी 75,000 हो जाएगी। अभी फिलहाल कौन है, ईडन गार्डन है कोलकाता में 68,000 सिटिंग कैपेसिटी के साथ। ठीक है, इसके अलावा फिर कई सारे इंटरनेशनल मैचेस और नेशनल मैचेस, IPL के मैचेस फिर जो है अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम जयपुर में खेले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में ले जाती हूँ। पास्ट में कब ले जाती हूँ, जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे। रशिया ने जब अटैक किया था यूक्रेन में और उसके बाद से ही काफ़ी सारे यूरोप के जो देश थे वो डर गए थे, जिनकी बाउंड्री स्पेशली रशिया के साथ लगती हैं। वो सारे देश तो डर गए थे कि यार रशिया हम पे भी कहीं अटैक ना कर दे, है ना, रशिया कहीं हम पे भी अटैक ना कर दे। तो यहाँ पर दो देश जो ज़्यादा डरे हुए थे जिनका नाम था फिनलैंड और स्वीडन। तो फिनलैंड और स्वीडन के लोग, रशिया ने जब यूक्रेन पे इन्वेट किया था, रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया था, तो उसके बाद से ही यहाँ के लोगों में डर था। तो यहाँ के लोगों में जब डर था तो इन लोगों से वोटिंग कराई गई और इनके लोगों ने वोट किया कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। इनके लोगों ने वोटिंग की कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। किसने, फिनलैंड ने और स्वीडन में। ये तो पहली बात हो गई इनके लोगों के बारे में। यहाँ पर इनके लोगों ने वोटिंग की। अक्टूबर 2022 में 85% लोगों ने यहाँ पे वोटिंग की फिनलैंड में कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं और 64% लोगों ने स्वीडन में वोटिंग की कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। पर इंसानों की इन वोटिंग से थोड़ी ना ही नेटो के मेंबर बन जाएंगे। अब नेटो के मेंबर जो है, नेटो की जो आपकी 30 कंट्रीज हैं वो भी तो वोटिंग करेंगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करना है या नहीं। तो फाइनली यहाँ पे वोटिंग जो हुई है वो फेवर में हुई है फिनलैंड के, और फिनलैंड जो है वो 31st नंबर की कंट्री बन गई है नेटो की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखेंगे VVIP क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 31वें नंबर का नेटो मेंबर कौन बन गया है, तो फिनलैंड बन गया है। और स्वीडन की जो एप्लीकेशन थी ना वो टर्की ने मना कर दिया, तो टर्की के मना करने के बाद स्वीडन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बन पाया। सो फिनलैंड बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और टर्की ने भी जो है वो फिनलैंड के फेवर में वोट किया था और फिर फिनलैंड को नेटो का मेंबर बना लिया गया। अगर फिनलैंड के बारे में बात करें तो फिनलैंड की 1300 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो रशिया के साथ लगती है, और जब से रशिया ने इन्वेट किया है यूक्रेन पे उसके बाद ही ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। स्वीडन की जो एप्लीकेशन थी नेटो को ज्वाइन करने की, उसे टर्की और हंगरी ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं बन पाया, जबकि फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है 1949 में, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है बेसिकली उनका एक ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा और सेक्रेटरी जनरल जो है वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है, चलिए अब एक बुक के बारे में बात करते हैं, और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आती है। अब एग्जामिनर को समझ में आती है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। वॉर एंड वीमेंस। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, वॉर एंड वीमेंस इस बुक का नाम है, और इस बुक के जो राइटर हैं वो है डॉक्टर M.A. हसन। डॉक्टर M.A. हसन इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। बेसिकली 1971 का जो वॉर हुआ था, याद आया जब जिसके बाद बांग्लादेश बना था, तो 1941 में जो वॉर लड़ा गया था
जिसके बाद बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय जो बंगाली वीमेंस थी, जो आपकी बंगाल की जो महिलाएं थी, बेसिकली वो सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई थी। उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी, किन किन समस्याओं को सफ़र करना पड़ा, तो वो सारी घटनाएं यहाँ पे 1971 के युद्ध की घटना यहाँ पर वर्णित की गई हैं। महिलाओं की दशा, उनके साथ जो वायलेंस हुआ उसको यहाँ पे दर्शाया गया है वॉर एंड वीमेंस में। और इस बुक को लिखा किसने? डॉक्टर एम ए हसन ने लिखा है। इस बुक को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो 52nd नंबर की जो सेशन चल रही थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इस बुक को लॉन्च करने का काम किया गया है। चलिए, अब हमारे मध्य प्रदेश की पहली और भारत की 11वीं, भारत की 11th नंबर की है और मध्य प्रदेश की ये पहले नंबर की है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिएगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो पूरा स्टेशन है इसका नाम है रानी कमलापति स्टेशन। सबको पता है कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के गौड़ शासिका रानी कमलापति के नाम पे कर दिया गया था। तो हबीबगंज स्टेशन का नाम ही क्या है? रानी कमलापति स्टेडियम है, स्टेशन है, स्टेडियम निकल रहा है, स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन। और यहाँ से आप देखेंगे हरी झंडी दिखाते हुए आपको दिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इन्होंने 11वें नंबर की भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है। ये भोपाल से नई दिल्ली के बीच में चलेगी, भोपाल से नई दिल्ली के बीच में ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, ओके है। 1 अप्रैल को ये सारी घटनाएं घटित हो गई हमारे देश में। 11वें नंबर की वंदे भारत है ये हमारे भारत की, और मध्य प्रदेश में ये भोपाल से नई दिल्ली के बीच में चलेगी। 701 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये केवल 7.5 घंटे 7 आवर 30 मिनट में कंप्लीट कर लेगी। अब इस ट्रेन जो है, इस ट्रेन में कवच सिस्टम का यूज़ किया गया है। आपको पता है कवच सिस्टम, मैंने आपने बताया था, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिससे दो ट्रेनों के बीच में कभी भिड़ंत या टक्कर ना हो, तो कवच सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया गया है इसे। और इसकी जो चेयर है वो 180 डिग्री तक घूम जाती हैं। पहले जो वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई थी वो 2019 में की गई थी, जिसको मैन्युफैक्चर करने का काम इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिटी कप का रिलेशन किससे है, कौन से स्पोर्ट्स से? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में देखे होंगे। ठीक है, यूनिटी कप का रिलेशन किससे है और यूनिटी कप किस टीम ने जीता है, किस टीम ने जीता है? 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सारी तो बकवास है। ठीक है, सिंपल शब्दों में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिटी कप। तो यूनिटी कप एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसको रिसेंटली नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराने का काम हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के द्वारा बेसिकली यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था अंडर द फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए यूनिटी कप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसे इनॉग्रेट करने का काम मनोज जोशी ने किया। मनोज जोशी कौन है? तो ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। कहाँ पर सेक्रेटरी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। अब इसमें बेसिकली ये जो आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं ना, उनकी ही टीम होती है, जैसे कि हुडको की टीम, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की टीम है ना, एनबीसीसी की टीम, ये लोग आपस में बेसिकली खेलते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिटी कप है ये किसने जीता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये आपका यूनिटी कप जीता गया है, और मैन ऑफ द मैच जो है वो मनिंदर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहली बात, ये कौन है? ये व्यक्ति हैं पीयूष गोयल। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को संभालते हैं पीयूष गोयल। इन्होंने जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की है। इन्होंने नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की है। अभी तक हमारी जो ट्रेड पॉलिसी चल रही थी वो 2015 में आई थी और 2020 में हमारी ट्रेड पॉलिसी ख़त्म हो गई थी। लेकिन कोविड के कारण हमने क्या किया, जो हमारी एग्जिस्टिंग आपकी ट्रेड पॉलिसी थी उसी को हमने एक्सपांड किया, उसी को हमने आगे बढ़ाया। तो अब फाइनली यहाँ पे नई ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसमें बोला गया है कि भारत का जो आपका ट्रेड है, भारत का जो गुड एंड सर्विस का एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन का हो जाएगा 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा सा याद रख लेंगे कि 2030 तक भारत का जो गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट है मतलब निर्यात है वो $2 ट्रिलियन का हो जाएगा। अब इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो भी बातें की गई हैं वो आपकी 1 अप्रैल से जो है वो इफेक्ट में आ गई हैं।
1 अप्रैल से इफेक्ट में आ गई हैं। इन्होंने कहा है अपनी ट्रेड पॉलिसी में कि हम ई कॉमर्स सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में ये लगभग 200 से 300 बिलियन डॉलर का पूरा मार्केट आपका ई कॉमर्स सेक्टर बन जाएगा। तो ई कॉमर्स सेक्टर में हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जो वैल्यू लिमिट फॉर एक्सपोर्ट है कोरियर सर्विसेज के थ्रू, उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख पर कंसाइनमेंट कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने 4 नए एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन भी अनाउंस किए हैं, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। फरीदाबाद के जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं वो, मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट जो है, मिर्ज़ापुर के हैंडमेड कारपेट्स हैं और वाराणसी के हैंडलूम्स हैं। इन चारों को यहाँ पे अनाउंस किया गया है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। इसके पहले ऑलरेडी हमारे देश में 39 टाउन ऑफ एक्सीलेंट एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब ये बड़ा मेरे को अच्छा लगा, शानदार सा। आइए इस पूरी न्यूज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सिस बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट पॉकेट साइज स्विप मशीन माइक्रो पे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी। मतलब आपके पास एक छोटा सा ये माइक्रो पे आपका ये मशीन है, इसको आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए यूटिलाइज़ करके मोबाइल फ़ोन से ही तुरंत आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब ये अच्छा एक एप्लीकेशन तैयार किया है। आइए इस पर पूरा चर्चा करते हैं। इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक है। उसने माइक्रो पे लॉन्च किया है। माइक्रो पे क्या है? कंट्री का पहला पॉकेट साइज स्विप मशीन है। आप लोग कभी जाते हैं मॉल वगैरह में, दुकानों में जाते हैं तो एक स्विपिंग मशीन होता है, पेट्रोल पंप पे भी मिल जाता है आजकल। आप कार्ड वगैरह को वहाँ पे स्विप करते हैं और अपना ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन करते हैं जब आपको एक पिन जनरेट होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में आता है, जिसको आप OTP कहते हो। OTP आप देते हो और फिर आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, या फिर आप पिन डालते हो, कार्ड नंबर डालते हो, इसी तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे माइक्रो पे जो है वो कंट्री का पहला पॉकेट साइज स्विप मशीन है जो कि डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करता है और इसे एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। और इसका जो टेक्निकल सॉल्यूशन पार्टनर है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में चीज़ें चलेंगी, पीछे एक टेक्निकल सपोर्ट होता है। तो इसको जो टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो माई पिन पैड और रेजर पे जो है इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो कोई भी यहाँ पे मर्चेंट शॉप वाला है, कोई दुकान वाला व्यक्ति है, तो वो अपने स्मार्टफोन को एक POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के रूप में उपयोग कर सकता है और ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वर्ल्ड बैंक यहाँ पे बड़ा खुश लग रहा है। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे 3 अलग अलग लोन सैंक्शन किए हैं। उन तीनों लोनों को हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन $100 मिलियन का लोन किसे दिया है? उड़ीसा राज्य को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमने देखा है कि हर 15 मंथ्स में एवरेज 15 मंथ्स में जो है वहाँ पे साइक्लोन आते रहते हैं या कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर या साइक्लोन हिट करता रहता है उड़ीसा के कोस्ट में। अब जो साइक्लोन जब हिट करता है तो बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इस पर इफेक्ट होता है ना, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे तैयार किया जाए जो कि फॉरकास्ट को कर सके और डिज़ास्टर के रिस्पॉन्स को हम और भी इम्प्रूव कर सकें। इसलिए यहाँ पे $100 मिलियन का लोन जो है उड़ीसा राज्य को वर्ल्ड बैंक ने दिया है। इसकी जो लिमिट है, मैच्योरिटी की लिमिट, वो 12.5 ईयर है। और मतलब अब लोन लिया तो चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे, तो बिल्कुल वही मैच्योरिटी लिमिट जो है वो 12.5 ईयर्स है और ग्रेस पीरियड 3 साल का है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने 363 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो स्टेट ऑफ कर्नाटका को भी दिया है, जिससे 2 मिलियन ग्रामीण परिवार में 2 मिलियन जो ग्रामीण हाउस होल्ड हैं वहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए स्टेट ऑफ कर्नाटका को पानी के लिए लोन दिया गया है। अगली बात करते हैं, असम राज्य को भी $108 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, ये भी क्योंकि आपका जो असम का रीजन है वहाँ भी फ्लड बहुत ज़्यादा आती है, बाढ़ की समस्या होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए और प्रॉपर फोरकास्ट करने के लिए यहाँ पर $108 मिलियन का लोन असम को दिया है। ठीक है, चलो अब अगली बात हम कर लेते हैं। रशिया ने रिसेंटली सी ऑफ जापान में अपनी मॉस्केट क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया है। तो आपसे क्वेश्चन इतना पूछेगा कि मॉस्केट क्रूज मिसाइल किस कंट्री की है, तो आंसर हो जाएगा ये रशिया की है। इसे कहाँ पर टेस्ट किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑफ जापान में इसको टेस्ट किया गया है। ये एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेसिटी भी होल्ड करती है। न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेसिटी भी इस मिसाइल के पास है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इन व्यक्ति का चेहरा आपने पहले भी देखा होगा। कौन है ये? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि ये हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य आर्थिक सलाहकार। इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन, जिन्होंने हमारे बजट को भी तैयार करवाया है, इसलिए इनका नाम बिल्कुल रट लीजिए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? हमारे वी अनंत नागेश्वरन राव हैं। इन्होंने रिसेंटली हमें बताया है कि नेक्स्ट डिकेड के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो 6.5% रहेगी। वहीं हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बताया गया था कि 2023-24 के लिए भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5% रहेगी, जबकि आरबीआई ने कहा है कि 2024 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.4% रहेगी। तो 3 पॉइंट कवर हो गए यहाँ पे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने क्या कहा कि एक डिकेड तक, मतलब एक पूरे दशक तक भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहेगी। फिर आपका यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में 6.5 कहा गया था और आरबीआई में 6.4 कहा गया है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिफाइड रेट के बारे में। हमारे घरों तक जो गैसें पहुँचती हैं, हमारे यहाँ तो मतलब जैसे कि जब मैं अपने घर पे रहती हूँ, होम टाउन पे रहती हूँ, तो वहाँ पर तो गैस सिलेंडर आते हैं। वहाँ पर तो क्या आता है, आपका गैस सिलेंडर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुंबई में क्या होता है, पाइपलाइन बिछी हुई है। पाइपलाइन बिछी हुई है, पाइपलाइन के ज़रिए गैस घर तक पहुँचती है। उसमें नॉब लगा हुआ है, जितनी ज़रूरत है यूटिलाइज़ करो, बंद कर दो। एक मीटर लगा है, जितना आप यूटिलाइज़ करोगे उस हिसाब से बिल आता है। ये महाराष्ट्र में, मतलब हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है। और हमारे एमपी में तो हम सिलेंडर लेते थे। तो ऐसा अलग अलग सिस्टम है। चलो ये बात तो आपको समझ में आती है। दूसरी बात, जो आपके यहाँ पे बहुत सारी गैस पाइपलाइन है जो आपके ओएनजीसी तक या जो हमारे यहाँ पे जो गैस कंपनीज़ है वहाँ तक पहुँचती हैं फिलिंग करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम कर दिया। जैसे कि हम वन नेशन वन ग्रिड के बारे में बात करते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक और शब्द जोड़ लीजिए, वन टैरिफ। So unified rate approved for natural gas pipeline, new rate applicable from 1st of April। तो यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वन नेशन वन ग्रिड एंड वन टैरिफ के अंतर्गत हम एक यूनिफाइड टैरिफ को अपनाते हैं कि कितना यहाँ पे टैरिफ रेट रहेगा आपकी गैस पाइपलाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि 73.93 रुपीज़, 73.93 रुपीज़ जो है पर MBTU। MBTU क्या होता है? आपका मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 मीट्रिक बिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो 26.8 क्यूबिक मीटर के बराबर होती है। इतनी आप गैस सप्लाई यहाँ पे कर रहे हो। ये जो टैरिफ रेट है या टैरिफ जोन है, 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 3 अलग अलग कैटेगरी से क्या मतलब है? एक कैटेगरी है कि 300 किलोमीटर तक की रेंज में आप पाइपलाइन से जो गैस भेज रहे हैं। फिर 300 से 1200 किलोमीटर की रेंज में, और फिर 1200 किलोमीटर से ऊपर आपका थर्ड जोन यहाँ पर डिसाइड किया गया है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकेगा हर एक रीजन में। ठीक है, और गैस मार्केट का हम पूरी तरीके से, और गैस को पूरी तरीके से कंट्री में यूटिलाइज कर पाएंगे। इस पूरे पैटर्न के अंतर्गत, गैस ग्रिड के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनी कवर है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, गेल इंडिया पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, है ना, ये सारी कंपनियां इसके अंदर कवर है। नेक्स्ट है भारत पे और नीति आयोग ने यहाँ पर एक MOU साइन किया है टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर। तो वीमेन एंटरप्रेन्योर जो होती हैं, जो वीमेन बिजनेसमैन होती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भारत पे और नीति आयोग ने यहाँ पे हाथ मिलाए हैं, और दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे उन महिलाओं के लिए जो भारत में बिजनेस करती हैं, स्टार्टअप खोल के रखे हैं। उन्हें सपोर्ट, उनको मेंटरशिप, उनको नेटवर्किंग प्रोवाइड करने का काम, नेटवर्किंग चैनल प्रोवाइड करने का काम भारत पे और नीति आयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो 6वें नंबर की इकोनॉमिक सेंसस हुई थी उसमें बताया है कि हमारे देश में केवल 13.76 फीमेल ही जो है वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर प्रोब 3 मिशन के बारे में। ये प्रोब 3 मिशन हमारा नहीं है, लेकिन भेज हम रहे हैं। हमारे इसरो का जो PSLV है वो इस मिशन को ले जाएगा। ठीक है, तो इसरो के PSLV से प्रक्षेपित किया जाने वाला प्रोब 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो ये जो प्रोब 3 मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और इस मिशन को कैरी करने का काम हमारे इसरो के PSLV के द्वारा किया जाएगा 2024 में। ठीक है,
इसमें अब इसका काम क्या होगा, ये जो सैटेलाइट भेज रहे हैं, प्रोब 3 मिशन क्यों लॉन्च किया जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो है, इसके अंतर्गत 2 सैटेलाइट होंगे। एक सैटेलाइट जो है वो आपका जो कोरोना होता है ना, जो सन का आउटर आपका सरफेस है यहाँ पे, ये जो कोरोना है उसकी स्टडी करेगा, और सन के बाहर के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो PSLV के द्वारा इसको भेजा जाएगा। चलिए, अब अच्छा, ये पिक्चर कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है ना, कि आप रात में बढ़िया छत पे सो रहे हो और आप आसमान को देख रहे हो और टूटता तारा दिख रहा हो, होता है ना ऐसा, फिर हम विश मांगना शुरू कर देते हैं शूटिंग स्टार को देख के। तो वैसे ही ऐसा कुछ है कि आप बस छत पे बैठे हो और आपको एक आर्टिफिशियल मीटियोर की शावर देखने को मिले, आपको बहुत सारे टूटते तारे, शूटिंग स्टार देखने को मिले, कितना अच्छा लगेगा स्काई। बिल्कुल ये पॉसिबल हो जाएगा 2025 तक, 2025 तक ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्काई कैनवास के बारे में। तो जापान में टोक्यो बेस्ड एक स्पेस कंपनी है ALE, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक आर्टिफिशियल, वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल मेट्रोइड शावर को तैयार कर रही है, क्रिएट कर रही है 2025 तक, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शूटिंग स्टार देखने को मिलेंगे और ये लगभग 125 माइल 200 किलोमीटर के एरिया में विजिबल होगा। मेट्रोइड शावर क्या होती है? एक सेलेस्टियल इवेंट है जिसमें आपको शूटिंग स्टार्स बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो जापानीज़ कंपनी के द्वारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए एक आर्टिफिशियल मेट्योर शावर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा, सैटेलाइट को मीसोस्फीयर तक भेजा जाएगा और वो वहाँ से एटमॉस्फेरिक डेटा को भी कलेक्ट करेगी, और ये वर्ल्ड का पहला इस तरीके का ये आपका आर्टिफिशियल मेट्योर शावर होगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ये है गंगा। ये छोटा सा जो बछड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है गंगा, और ये क्लोन की गई है, क्लोनिंग इसकी की गई है। ठीक है ना, तो इंडिया की पहली गिर क्लोन काफ है जिसका नाम क्या है? गंगा। फीमेल है, इसका नाम क्या है? गंगा है। तो रिसेंटली नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने फीमेल क्लोन काफ को यहाँ पर जो है तैयार किया है, जो कि देसी ब्रीड गिर से तैयार की गई है, जिसका नाम क्या रखा है? गंगा नाम रखा गया है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का एक मतलब आप समझते हो कि आइडेंटिकल कॉपी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए, GM टेक्नोलॉजी, जीनोम टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेसिकली क्लोनिंग की जाती है। ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। चलिए लास्ट न्यूज़ हम बात कर लेते हैं, नेशनल कंट्रीब्यूशन टू वार्मिंग इंडिया रिपोर्ट। यहाँ पर बेसिकली एक स्टडी की गई और एक जनरल यहाँ पे पब्लिश किया गया, साइंटिफिक डेटा पब्लिश किया गया, और इसमें बताया गया उन देशों के नाम जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस को वो रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसमें टॉप पर है USA। टॉप पर कौन है? USA। सेकेंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे रशिया है, और भारत की रैंकिंग 5वें नंबर पे है। भारत किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो 2005 से अभी तक भारत की रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। 2005 में भारत की रैंकिंग 10वें नंबर पे थी। चूँकि अब हम डेवलप्ड नेशन बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे कई सारी कंपनीज ओपन हो रही हैं, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका इमिशन भी बढ़ गया है, तो हम 10वें नंबर से जो है वो 5वें नंबर पे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 0.08 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग फ्रॉम 1850 थ्रू 2021। हम 0.08 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर बात करते हैं तो USA 0.28 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, ये सारी गैसेस जो होती हैं वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर? अंत में आपको शॉर्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देखते हैं। कुछ समय पहले मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो भी आपकी ब्रॉड गेज है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया था। अब रिसेंटली यहाँ पर हरियाणा में लगभग 1700 किलोमीटर का पूरा आपका ब्रॉड गेज है और इसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण कर दिया गया है। हरियाणा राज्य की जितनी भी ब्रॉड गेज है उसका पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, इंडियन रेलवे ने हमें जानकारी दी है। नेक्स्ट है द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है भारत में, और इस संचार भवन से लेके
NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के बीच में ये फिलहाल काम कर रहा है नई दिल्ली में। अब ये जो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क होता है ये बहुत फास्ट होता है आपके ट्रेडिशनल नेटवर्क से, और इसमें हैकर्स मतलब आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर सकते। यहाँ पे हैकर्स आपको डेटा को यहाँ पे डैमेज नहीं कर सकते हैं, उसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। बहुत ही सिक्योर यहाँ पे कम्युनिकेशन और रिलायबल कम्युनिकेशन ये क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले यहाँ पे लाइन एक्टिवेट कर दी है संचार भवन से लेके नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने एंटर किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ यूको बैंक। तो यूको बैंक और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पे हाथ मिलाए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ठीक है ना, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो एयरटेल की मदद से व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत करेगी। ठीक है, किसकी मदद से? एयरटेल की मदद से। इसके अलावा IMF के द्वारा $15.6 बिलियन का सपोर्ट पैकेज जो है वो यूक्रेन को दिया गया है। ओके, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब देखते हैं क्वेश्चंस के कितने सही आंसर आप करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा टी हैज़ बीन ग्रांटेड द यूरोपियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अभी कांगड़ा टी को GI टैग, यूरोपियन GI टैग दिया गया है। भारतीय GI टैग तो इसको 2005 पे ही मिल गया था। पूछा जा रहा है किस राज्य में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, Who has been appointed as the independent director of NDTV? NDTV के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा UK सिन्हा को बनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं अजय सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। Who has been appointed as the brand ambassador of Walt Disney Company India owned channel Star Sports? तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह बन गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा किस पर्सन को दिया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा नवीन जिंदल को दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को किस राज्य में या फिर किस जगह पे प्रपोज किया गया है डेवलपमेंट के लिए, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा और जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 75,000 कैपेसिटी यहाँ पर होगी। आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत का जो गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन तक कब तक हो जाएगा, तो $2 ट्रिलियन का गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट भारत का 2030 तक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच बैंक हैज़ लॉन्च द माइक्रोपे इंडिया फर्स्ट पॉकेट साइज स्विप मशीन फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट। तो किस बैंक ने माइक्रोपे को लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, द पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जिसे ऑटॉन कैपिटल ने रिलीज किया है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, आंसर हो जाएगा 144 भारत की रैंकिंग है। ठीक है, इतनी चीज़ें, और UAE यहाँ पे टॉप पर है, ये बात भी आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसान विकास पत्र। यहाँ पर देखिएगा जो स्मॉल सेविंग अकाउंट्स होते हैं आपके और आपकी जो कई सारी स्कीम्स होती हैं तो उसके ब्याज दरों को भी रिन्यू किया गया है। तो किसान विकास पत्र जो है उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए यहाँ पर 7.5% इंटरेस्ट तय किया गया है। किसान विकास पत्र के लिए ब्याज दर कितनी रखी गई है, 7.5% रखी है। पूछा जा रहा है किसान विकास पत्र का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, तो आपका किसान विकास पत्र का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 115 मंथ होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है जिसको 1988 में इंडिया पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। तो रिसेंटली हरियाणा राज्य में जितनी भी ब्रॉड गेज है उसका कंप्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच स्टेडियम विल द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ IPL 2023 बी हेल्ड। तो 2000 अभी जो IPL 2023 है उसकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, किस स्टेडियम में हुई थी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, जो भी सही आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि 11 क्वेश्चंस हमने देखे, उस 11 में से आपके कितने सही हुए हैं, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर और बाय बाय।